इस तरीके से दोनों सेट हो गया। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि आप स्क्रूज के बारे में भी बताइए कि 15 से 20 हजार के अंदर ही जो है। तो दोस्तों इस तरीके से पीसी ये बिल्कुल भी असेंबल्ड हो चुका है। दोस्तों AMD Ryzen 3 3200G बहुत सारे कमेंट का भरमार रहा है आप लोगों का कि इस पर वीडियो लेकर के आइए, इसको टेस्ट कीजिए, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो आप लोगों के लिए मैंने मंगा लिया AMD Ryzen 3 का 3200G प्रोसेसर, जिस पर हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे और इसकी पूरी जान निकालेंगे। हम लोग हर लेवल से इसकी टेस्टिंग करेंगे, प्रोडक्टिविटी से लेकर के गेमिंग्स तक, कि इसको हम लोग कहां तक यूज कर सकते हैं, इसको हम किस लेवल तक यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हर छोटी से छोटी कंफ्यूजन और हर बड़ी से बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो यह AMD Ryzen का 3200G प्रोसेसर, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है ये, और 3.6 बेस क्लॉक है और 4.0 इसका बूस्ट क्लॉक है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो रेडियन वेगा 8 ग्राफिक है वही इस प्रोसेसर को आज तक भी सबसे पॉपुलर बना रखा है। जिस बजट रेंज के अंदर आता है, इस बजट के अंदर iGPU जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। उसको हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, हर लेवल से हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से बिल्ड करेंगे। आप लोगों में से काफी लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो को फटाफट मत बिल्ड कीजिए, प्रॉपर तरीके से समझाइए ताकि हम लोग भी बिल्ड कर सके। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बिल्ड करूंगा, प्रॉपर तरीके से समझेंगे ताकि आप लोग खुद भी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके आप अपने घर पर ही आप इसको बिल्ड कर सके। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुंच सके। और सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से कमेंट करते रहें, हौसला हमारा बढ़ाते रहें। हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों को रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि ये कंपोनेंट खरीदे, वो कंपोनेंट खरीदे, पता नहीं कैसा चलेगा, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आप लोग अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि किसी टाइम में हमारे पास भी कंडीशन नहीं होती थी तो बहुत पैसे बर्बाद होते थे। तो आप लोगों का हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम जो है सारे प्रोडक्ट को बाय करके आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि आप लोग आए हैं बाबा टेक रिव्यू चैनल पर। बाबा हर समस्या का समाधान करेंगे, बस चैनल के साथ बने रहिए। आइए दोस्तों हम लोग बिल्ड करते हैं, देखते हैं पहले इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने प्रोसेसर के बारे में आपको बता ही दिया है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बहुत ही कमाल का इसका iGPU है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, बहुत ही कमाल का है, जो कि टेस्टिंग में आपको पता लगेगा। और ये iGPU के साथ में अगर आपको पीसी बिल्ड करना है और RX 550 तक अगर आपको ग्राफिक कार्ड लगाना है तो 500 वाट का पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई लगा लीजिए, हम लोग मैक्सिमम में यूज करते हैं, काफी सालों से यूज करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा जिस मदरबोर्ड पर हम लोग इसको पेयर करने वाले हैं वो है गीगाबाइट से आने वाला B450M S2H मदरबोर्ड, बहुत ही प्यारा मदरबोर्ड है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बैक पैनल आपको दिख जाएगा, ये SATA केबल इसके साथ में आता है। और ये रहा मदरबोर्ड, इसके साथ में एक यूजर मैनुअल आता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। और ये है मदरबोर्ड जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड में से एक है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने बना रखा है, वीडियो डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। अगर फुल डिटेल्स इसका देखना है तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड में से एक है। और बाकी जो है हम लोग इसके अंदर रैम लगाने वाले हैं 2 8 GB का, यानी कि 16 GB पर हम लोग इसको चेक करेंगे, क्योंकि आज की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 8 GB की तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी पर अगर आपको काम करना है तो 16 GB लगाना होगा। उसके अलावा अगर आपको Ryzen का कोई प्रोसेसर यूज करना है, AMD Ryzen का, तो बेहतर होगा कि आप उसका दोनों चैनल यूज करें, ड्यूल चैनल यूज करें। तो ये हमारे पास 2 रैम है जो कि Corsair की तरफ से है, Corsair Vengeance LPX DDR4 की रैम है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है, हमारी बहुत ही फेवरेट रैम है। ये इसके अंदर हम लोग लगाने वाले हैं, ड्यूल चैनल हम लोग यूज करेंगे ताकि इसका परफॉर्मेंस पूरा का पूरा निकल के आ सके और आप लोगों को समझ में आ सके कि इसको हम किस हद तक जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो हम SSD लगाने वाले हैं, आपको ये नहीं लगाना है, ये SP की तरफ से आने वाला 128 GB हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है, टेस्टिंग करना है। NVMe SSD है, वैसे चाहे तो लगा सकते हैं, ब्रांड अच्छा है। वैसे क्रूसियल का P3 लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। और ये हमें एक्चुअली सिर्फ टेस्टिंग करना है, इसीलिए छोटी छोटी SSD हम लोग मंगा रखे हैं ताकि बार बार विंडोज को इंस्टॉल ना करना पड़े। वैसे बिल्कुल भी फ्रेश है, बिल्कुल भी पैक्ड है। इसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से विंडोज जो है इंस्टॉल करेंगे और इसको हम प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, हर पॉइंट पर बात करेंगे। बस विंडोज इंस्टॉलिंग को लेकर के ये वीडियो नहीं होगी, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे ताकि सभी पीसीस को आप जो है आराम से विंडोज इंस्टॉल कर सकें। इसके अंदर हम पीसी बिल्ड करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ऑनलाइन मंगा करके और खुद ही जो है आप इसको असेंबल कर सकें अपने घर पर। बाकी दोस्तों ये फॉक्सिन का कैबिनेट हमारे पास है जिसको हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। ये 1600-1700 में मिल जाता है, विदाउट पीएसयू मिलता है। तो पीएसयू के लिए आप जो है अच्छा सा पावर सप्लाई आप यूज करें ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दे। बाकी इस कैबिनेट को भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर जो है हम लोग इसको बिल्ड करेंगे और ठीक ठाक कैबिनेट है ये, जितने में भी है बहुत ही अच्छी कैबिनेट है। वैसे थोड़ी बड़ी कैबिनेट है, अब स्मॉल में चाहिए तो बाकी सारे कैबिनेट्स का मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जो है बाय कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हम इसको बिल्ड करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। ये रहा आपका मदरबोर्ड, इस पे प्रोसेसर को लगाने के लिए हम लोग निकालते हैं, यहां से प्रोसेसर आपका निकल करके आ जाता है। और इसका फैन पैकिंग AMD की बहुत अच्छी होती है। ये रहा इसका फैन, कुछ यूजर्स मैनुअल जिसकी हमें जरूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए। बहुत ही सावधानी से आपको इसको यूज करना होगा क्योंकि इसके अंदर पिन होती हैं। ये पिंस अगर मुड़ गई एक भी तो ये आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है। बाकी यहाँ पर एक स्टिकर रहता है जो कि आप बिल्ड होने के बाद अपने कैबिनेट पर फ्रंट पे लगा सकते हैं कि ये जो है AMD आप यूज कर रहे हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं इस स्टिकर के साथ में। बाकी जो है इस पर लगाने के लिए इस लीवर को ऊपर उठाइए और बैक लेकर के जाइए, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो है प्रोसेसर पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक जो है एरो होता है और इसी प्रकार से एरो जो है आपके इस सॉकेट पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है। बस इस तरफ जो है ये दोनों ही एरो मिला करके आपको आराम से इसको रख देना होता है, बहुत ही ईजिली ये लग जाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल भी फिट हो गया। उसके बाद जो है इस पर आपको फैन लगा देना होता है। इसके बाद अगर आपके पास फैन यानी प्रोसेसर अगर नया है तो आपको हीट सिंक कंपाउंड इस पे लगा हुआ मिलेगा, अगर पुराना है तो आपको अलग से हीट सिंक कंपाउंड लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ में जो हीट सिंक आई हुई थी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी हमारे पास इसी मॉडल का फैन पड़ा हुआ है, एक बार का यूज हुआ पड़ा है, तो हम इसको यूज करेंगे। इस पर जो है आपको हीट सिंक कंपाउंड लगाना होगा। हीट सिंक कंपाउंड बहुत सारे तरह के आते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। एक अच्छा सा जो है हीट सिंक कंपाउंड आपको लगाना होगा अपने पीसी के लिए। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये ऑर्डिनरी सा ही है, वैसे हमें सिर्फ चेकिंग करना है, टेस्ट करना है, तो ये यूज कर सकते हैं, काम सही करता है। लेकिन ये जल्दी से जो है ड्राई हो जाता है, जल्दी का मतलब फिर भी तो 4-6 महीने चलेगा, इतना भी खराब नहीं है और मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते हैं। और उसके बाद जो है इसको लगाने के लिए जो है आपको ये जो इसका लीवर है ये एक्चुअली बहुत पहले आया करता था CPU कूलर, उसके अंदर ये यूज होता था, अभी इसके अंदर यूज नहीं होगा। इसको हमें निकाल देना होगा ये ब्रैकेट, और ये जो है इस तरीके से डायरेक्ट ही लगता है। आप इस तरीके से डायरेक्ट सीधा ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ से भी लगा सकते हैं ताकि AMD हमें सीधा दिखाई दे। तो ये इस तरीके से आएगा, इसको फुल टाइट कर देना होता है। इसके अंदर स्प्रिंग होती है, आप टाइट करके छोड़ दें, पूरा ही जितना चाहिए होता है वो स्प्रिंग से ये मैनेज कर लेता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल भी इजीली लग गया। और यहाँ पर जो है CPU फैन के लिए कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगा देंगे, बहुत इजी होता है। और उसके बाद जो है SSD लगाते हैं। SSD बिल्कुल भी ब्रांड न्यू, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रू होता है, ये स्क्रू को ओपन करके और डायरेक्टली जो है आपको लगा देना है, बहुत ही ईजी है, ऐसे लग गया। और उसके बाद जो है रैम हम लोग लगाएंगे। एक रैम ऑलरेडी हमारे पास पहले से थी, एक हमने नया मंगाया है ताकि इसको ड्यूल चैनल में हम लोग यूज कर सके। अभी आप लोगों का सवाल उठ रहा होगा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि ड्यूल चैनल एक साथ मंगाना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो बेहतर यही होगा कि ड्यूल चैनल मंगाइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्यूल चैनल जो रैम होती है वो बहुत महंगी होती है। तो अब इसमें ड्यूल चैनल यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए अलग अलग ही हम लोग लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें सीख भी मिलेगी उससे, इसीलिए अलग अलग यूज कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोग जो है अलग अलग इसको यूज करते हैं, अलग अलग मंगा करके यूज करते हैं, इसीलिए हम भी यूज कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको समझ सकें। बस ये सभी लीवर को दोनों ही साइड में करके और प्रॉपर सेट करके इसको यूं प्रेस करना है, तुरंत बैठ जाती है। इस तरीके से दोनों सेट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कैबिनेट में लगाएंगे, बस पीसी बिल्ड हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कैबिनेट हमारी रही। कैबिनेट को ओपन करते हैं। पावर सप्लाई एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, कम बजट के पीसी के लिए मिला जुला करके ठीक होता है। ये कोई सर्टिफिकेशन के साथ में ये वाली मॉडल नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई लग करके बिल्कुल भी कंप्लीट हो गई है। आइए अब हम जो है मदरबोर्ड को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं।
पावर सप्लाई के सभी कनेक्शंस को एक बार साइड कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ये सारे के सारे जो है ये कनेक्टर्स जो है पैनल के हैं, जो फ्रंट पैनल पे जाने वाले हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे भी कनेक्शन करते समय। बाकी इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा फैन लगा हुआ है, चेचिस फैन, और इसके अंदर जो है आपके सारे स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं जो इसके फिटिंग में हमको यूज करने हैं। इसको यूज करने से पहले जो है मदरबोर्ड को लगाने से पहले आपको ये बैक पैनल लगा लेने होते हैं। इसके जो PS2 ऊपर की तरफ होते हैं और ये साउंड के लिए, ऑडियो के लिए नीचे की तरफ होता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से रख करके इसको प्रेस करेंगे बैक साइड से तो ये लॉक हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मदरबोर्ड लगाने से पहले आपको ये ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। जो स्टैंड है यहाँ पर, इसी पर मदरबोर्ड जो है टाइट होता है। तो ये जो है ये अलग अलग बहुत सारे इसको मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग जो है स्पेस दिया हुआ रहता है। यहाँ पर होल्स बने होते हैं। तो पहले ये मदरबोर्ड को एक बार यहाँ पर रख करके और आपको देख लेना है कि आपके मदरबोर्ड पे होल्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मदरबोर्ड में अगर हम नीचे देखें, ऊपर में तो फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन नीचे में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस मदरबोर्ड में देखें तो एक यहाँ है, ये दोनों बिल्कुल सीधे में है। एक यहाँ पर है और एक थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है इसको लगाना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर हमारे कैबिनेट में देखें तो ये दोनों तो ठीक हैं, एक यहाँ पर आएगा और एक सीध में नहीं, एक थोड़ा सा नीचे आएगा। इसमें ये दोनों होल यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी जो दिया हुआ रहता है इसको निकाल करके जो है हम लोग लगाएंगे। इस तरीके से ये मेरे मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग हो गया है। अब हम मदरबोर्ड इस पर लगाएंगे। उससे पहले कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि आप स्क्रूज के बारे में भी बताइए जो साथ में मिलता है कि वो कहाँ कहाँ लगता है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी वेराइटीज स्क्रू के नहीं होते हैं, क्वांटिटीज होती है और ये सारे लग भी नहीं पाते हैं। लेकिन इसके अंदर टाइप्स ऑफ स्क्रू बहुत ही कम होते हैं। मेनली 2 से 3 टाइप के होते हैं सारे के सारे। अगर यहाँ पर देखें आप तो जिनके होल इस तरीके से हैं, इसके अंदर ये वार्सर की तरह लगा हुआ है इस तरीके से, थोड़ा सा चौड़ा सा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से ये सारे डायरेक्टली कैबिनेट्स पे लगने वाले होते हैं। इस टाइप के जितने भी होते हैं ये डायरेक्टली कैबिनेट्स पे लगते हैं। उसके अलावा एक स्क्रू ऐसे देखेंगे जो इस टाइप के होते हैं, पतले से, इससे थोड़े से छोटे होंगे इस टाइप के। आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर से गोल होते हैं, ऊपर से बिल्कुल राउंड मिलेंगे और ये ऊपर से बिल्कुल भी फ्लैट होते हैं। ये वाले अगर देखेंगे तो ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जो डायरेक्टली जो है हम कैबिनेट में जो लगाने वाले हैं। और ये मदरबोर्ड पे जो लगाने वाले हैं ये ऊपर से राउंड होते हैं, गोल होते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। इन दोनों में ये डिफरेंसेस होता है। बाकी साइज लगभग बराबर होता है। हेड थोड़ा सा छोटा होता है जो मदरबोर्ड पे हमको लगाना होता है, और जो कैबिनेट पे लगाना होता है उसका हेड थोड़ा सा बड़ा होता है। एक ये स्क्रू होता है और दूसरा एक और वेराइटीज होती है ये जो बिल्कुल भी राउंड होता है। इस तरीके से आप देखें अगर तो ये बिल्कुल भी राउंड होता है। और ये जो होता है ये हार्ड ड्राइव को टाइट करने के लिए होता है, ये हार्ड ड्राइव के लिए लगता है बस। और इसके अलावा ये जो है अगर एक्स्ट्रा आपकी ज़रूरत पड़ती है ब्रैकेट्स तो उस पर लगते हैं ये, बस यही प्रकार होता है। बाकी ये सारे के सारे क्वांटिटी में होते हैं। ये 2-3 प्रकार के ही सिर्फ स्क्रू होते हैं। तो मदरबोर्ड अगर हमको टाइट करना है तो हमें मदरबोर्ड के लिए ये वाला लेना पड़ेगा। ये सारे के सारे 6 पीस लगने वाले हैं, तो 6 पीस हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। 6 पीस हमने निकाल लिया और उसके बाद मदरबोर्ड को जो है हम लोग आराम से रखेंगे ताकि ये बैक पैनल की तरफ बिल्कुल आराम से जो है आ जाए। एक बार बैक पैनल साइड में देखेंगे आप ताकि किसी के भी सामने कुछ प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल भी सारे के सारे पोर्ट प्रॉपर तरीके से सामने नज़र आ रहे हों। इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे के सारे स्क्रू के होल्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट आ गए हैं। जब 2 स्क्रू लग जाते हैं उसके बाद बिल्कुल भी आसान हो जाता है लगाना इसको। और सारे के सारे स्क्रूज को लगाएं ताकि ऊपर से कनेक्टर्स वगैरह लगाते समय दबे ना, मदरबोर्ड पर उल्टा सीधा जोर ना पड़े, जिसकी वजह से मदरबोर्ड हमारा कई बार खराब हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी से हमें यूज़ करना होता है, लगाना होता है। और जितना भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको टाइट करेंगे। इसमें पूरी डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप कंपोनेंट्स को मंगा करके आराम से जो है घर पे ही इसको इंस्टॉल कर सके। इस तरीके से बिल्कुल भी परफेक्टली जो है टाइट हो चुका है। तो आइए दोस्तों अब हम लगाते हैं इसके अंदर कनेक्टर्स, वायर्स वगैरह सारे के सारे मैनेज करते हैं। कैसे हम लोग इसके कनेक्टर्स को यूज करते हैं वो सारी चीजें हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे जो बड़ा कनेक्टर होता है ये 24 पिन का, इसके लिए एक बड़ा सॉकेट, मेन सॉकेट यहाँ पे आ गया रहता है ये। उसके बाद जो है 8 पिन का सॉकेट होता है जो कि मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए लगता है, वो यहाँ पर आता है। तो उसके लिए अगर पावर सप्लाई में देखेंगे तो आपको इस तरीके से 2 कनेक्टर मिलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको भी ऐड करें तो ये 8 पिन का हो जाएगा। इन दोनों को भी अगर हम ऐड करें यहाँ पर इस तरीके से तो ये भी 8 पिन का हो जाएगा। तो अब इसमें कंफ्यूजन है, एक CPU के लिए होता है और एक जो है ग्राफिक कार्ड के लिए होता है। तो इसके अंदर ध्यान देना है, ये 2 अलग हो रहे हैं, जो सिर्फ 2 पिनें अलग हो रही हैं, ये ग्राफिक कार्ड में जाता है। और यहाँ पर जो 2 50-50% यानी कि 4-4 पिन जो अलग हो रही हैं यही CPU में जाता है। रीजन क्या होता है कि कई सारे CPU में सिर्फ यही 4
ही पिन कनेक्टर्स लगते हैं और किसी में 8 लगते हैं। ये डायरेक्ट या तो 4 लगेगा या तो 8 लगेगा। और ग्राफिक कार्ड में क्या होता है कि किसी में 6 लगेंगे, तो 6 लगेंगे तो ये 6 लग जाते हैं और किसी में 8 लगते हैं, इसलिए जिनमें 8 लगेंगे तो ये हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा आपका कि जो बिल्कुल भी 4 अलग होते हैं ये CPU में जाएगा। CPU के लिए यहाँ पर ऊपर सॉकेट होता है, इसके अंदर जो है हम इसको आराम से लगा देंगे। क्योंकि ग्राफिक कार्ड हम इसके अंदर लगा नहीं रहे हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिक कार्ड को भी लगा करके इसको चेक करेंगे। इसके बाद जो बाकी होते हैं ये SATA SSD के लिए या फिर हार्ड ड्राइव के लिए ये होते हैं। आप हार्ड ड्राइव अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें आती हैं, जो कि अब बहुत ही कम यूज़ होता है। जिनको हार्ड ड्राइव लगाना है या फिर SATA SSD लगाना है तो वो लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है फ्रंट पैनल के ये सारे के सारे कनेक्टर होते हैं, ये जो फ्रंट पैनल से जो कैबिनेट से आए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब पे लिखा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑडियो है और ये USB है। और इस टाइप के जो होते हैं कनेक्टर USB 2.0 होता है और इस तरीके का कनेक्टर मिलेगा। ये USB 3.0 होता है, USB 3.0 टाइप A कनेक्टर के लिए ये होता है। उसके बाद जो है ये अलग अलग से जो बिखरे होते हैं, अलग अलग कई सारे इसके अंदर देखना है आपको। तो एक पर ये पावर स्विच, पावर SW लिखा हुआ है, तो ये पावर स्विच होता है। और उसके बाद जो है एक पे लिखा होता है HDD, यानी कि हार्ड ड्राइव की LED होती है। हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो जो कैबिनेट पे ब्लिंक करती है वो LED के लिए ये वाला कनेक्टर है। एक तरफ प्लस देखेंगे, एक तरफ माइनस देखेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो रिसेट SW यानी कि रिसेट का स्विच है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पावर स्विच है, पावर की LED जो कैबिनेट में जलती है, पावर की LED रेड कलर की, उसके लिए ये होता है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलेंगे। मैं लगा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको भी ध्यान दें। और साइड में जो इमेज चल रही है उस पर भी आप ध्यान दें। तो इसके अंदर पहले अगर हम ऑडियो को लगाएं तो ऑडियो में आप ध्यान देंगे कि यहां पर एक जो है पिन की जगह पर जो है ये होल बंद है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये होल बंद है, तो ये उसी कनेक्टर में लगेगा जहां पर यहां पर पिन नहीं होगी। अगर पिन होगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं। और ये अक्सर ये ऑडियो का पार्ट यहां होता है, तो इसी सेक्शन में इस तरफ जाकर के एक कनेक्टर आपको मिलता है और मैक्सिमम मदरबोर्ड पे लिखा भी होता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर F ऑडियो लिखा हुआ है, यानी कि फ्रंट ऑडियो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो और उसके हिसाब से पिन भी देखेंगे तो यहां पर इधर से साइड से देखेंगे तो दूसरे नंबर की पिन ये नहीं है, यानी कि जो इसका जो होल बंद है, जो ये पिन नहीं है, इसी में आनी है। तो ये कभी गलत नहीं लगेगा। इसको आराम से जो है आप लगाएंगे। ऐसा इसको डिजाइन किया हुआ है कि कोई गलत लगाना चाहे तब भी ना लगे, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से इसको बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा USB है। अगर USB में आप देखें तो इसके अंदर एक कॉर्नर की जो होल है, कॉर्नर का जो होल है ये बंद पड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कनेक्टर पर भी एक कॉर्नर का पिन नहीं होगा, तभी जाकर के लगेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे FUSB 1 और FUSB 2, यानी कि 2 USB लगाने के लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है। तो हमारे पास एक कनेक्टर है और आगे चल करके कुछ सर्किट से वो डिवाइड कर लेता है, इसीलिए हमें एक ही की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी एक कॉर्नर में, दोनों के अंदर ही एक कॉर्नर में पिन नहीं है। तो जो पिन की जो जगह बंद थी ये डायरेक्टली वो खाली जगह पे जाएगा। तो इस तरीके से हम ले अगर तो डायरेक्टली अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लग जाएगा। ये भी फाइनल हो गया। अब हम इस पर आते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर ये कनेक्टर होता है, हम इसको भी लगाएंगे, लेकिन पहले ये दिक्कत करने लगेगा, ये लगा लेते हैं फिर इसको लगाएंगे। इसके लिए जो ये कनेक्टर होता है एक तरफ खाली होगा और इस पर लिखा भी मिलेगा। मदरबोर्ड पर, मैक्सिमम मदरबोर्ड पे लिखा हुआ मिलता है। और उसके अलावा आपको जो ये मदरबोर्ड के साथ जो मैनुअल मिलता है उस पर भी सारी चीज़ें मेंशन होती है। बाकी 90% सभी मदरबोर्ड का कनेक्शन एक जैसा होता है, इसीलिए मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पावर स्विच को समझते हैं। पावर स्विच के लिए भी लगभग 90% मदरबोर्ड में बिल्कुल एक ही जैसा होगा। आप सिर्फ ये देख लें USB के अलावा जो इस तरीके का कनेक्टर खाली है उसके अंदर लगभग सभी में फिक्स रहता है ये। जो पिन खाली है उस तरफ से ध्यान देंगे, जिस तरफ से खाली है उस खाली के तरफ से 1 और 2 नंबर इस तरफ जाएंगे। तो 1 और 2 नंबर जो होता है वो होता है पावर स्विच का, खाली के तरफ से देखेंगे तो इसलिए हम ये पावर स्विच लगा देंगे जो खाली है उसके तरफ से। और जस्ट इसी के पीछे ये दोनों स्विच होता है, जस्ट इसी के पीछे वाले साइड पर। और जो खाली पिन है उसके बगल वाली जो पिन है, इस लाइन की जो पिन है वो खाली ही रहती है,
उसका हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रीसेट वाला हम स्विच देखें, ये रीसेट वाला स्विच है, इसको जो है जस्ट इसके पीछे ही हमें लगा देना होता है। यहाँ पर इस तरीके से लग गया। उसके बाद पावर एलईडी है, पावर की जो एलईडी है वो पावर वाले स्विच का जो हमने कनेक्टर लगाया है उसी वाली लाइन के बाद उसका नंबर होता है। और बिल्कुल बाहर वाला अगर देखेंगे तो बिल्कुल बाहर वाला जो लाइन होता है, जो पिन होती है बाहर वाली, वो प्लस होता है। तो ये प्लस जो है ये बाहर की तरफ जाएगा और ये माइनस जो है अंदर की तरफ रहेगा। बिल्कुल इजी होता है, करीब करीब 90% मदरबोर्ड में ऐसा ही रहता है। उसी प्रकार से जो हार्ड ड्राइव की एलईडी है, प्लस जो है बाहर की तरफ रहेगा, माइनस अंदर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसके अंदर इसको लगा दे रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, अगर कंफ्यूजन होता है तो मैनुअल में आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली होता है। बाकी सभी मदरबोर्ड में ऐसा ही होता है, किसी में अलग होगा तो मैनुअल देख लेंगे आप। बाकी ये जो होता है 3.0 का, इसके लिए इस टाइप का कनेक्टर बिल्कुल फिक्स आता है, एक ही आएगा हर मदरबोर्ड में। और यहाँ पर अगर देखें तो USB 3.0 लिखा हुआ है, और वैसे कनेक्टर ऐसा दूसरा कहीं इस मदरबोर्ड पे मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जो है लग गया। अब ये मदरबोर्ड बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया है, अब इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर किसी किसी में फैन अगर मिलता है तो इस तरीके से कनेक्टर देख करके इसी के अंदर एक जो है आपको कनेक्टर मिल जाएगा, जैसे कि ये है। इससे आप जो है इसका चेचिस फैन चला सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे हमने इसको लगा दिया तो ये इसका चेचिस फैन चल जाएगा। यहाँ से वायर को मैनेज करने के लिए ये सब वायर को पीछे ले जा करके और यहाँ से ला करके मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें टेस्टिंग करना है तो उतना ज़रूरी नहीं है, जैसा अच्छे से पॉसिबल हो सके वैसे वायर को जो है यहाँ से मैनेज आप कर सकते हैं। एक बार चाहें तो कैबिनेट के पीछे ले जा करके और यहाँ से वायर को निकाल करके, यहाँ से वायर को निकाल करके आराम से बहुत ही फिनिश तरीके से अभी आप इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल बड़ी बात नहीं होती है, ये हर कैबिनेट के हिसाब से अलग अलग होता है। कैबिनेट क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको ये मैनेज करना होता है। और बाकी ये बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया है, सारे कनेक्शंस इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्टली अब जो है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से पीसी ये बिल्कुल भी असेंबल्ड हो चुका है। अब जो है हम इस पर विंडोज को इंस्टॉल करेंगे, और विंडोज इंस्टॉल कैसे होता है इस पर भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो वीडियो बिल्कुल भी डेडिकेटेड बन सकती है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। और उसके अलावा भी अगर वीडियो नहीं आती है तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी भरमार है। ये मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका एक्सेस बदलता रहता है, तो जो भी मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस के अकॉर्डिंग। जो है आप बायोस पे जा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करना होता है वो कर सकते हैं, और उसके बाद जो है विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना भी देता हूं तो कोई ना कोई मदरबोर्ड में जाकर के बायोस में थोड़ा मोड़ा फंसने लग जाएंगे। एक वीडियो में उसको सारी चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सभी का बूट पे जाने का तरीका अलग होता है। हर कंपनी के मदरबोर्ड का बूट पे जब जाएंगे बूट कीज अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एक ही वीडियो में सारी चीजों को समेट लेना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख करके बूट पे जा सकते हैं, और बूटेबल पेन ड्राइव लगा करके इजीली जो है आप विंडोज 11 को या फिर विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ही हम लोग भी इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। आपको थोड़ा बड़ा जो है फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं, और उसके बाद जो है डायरेक्टली जो है कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने बूट पेन ड्राइव लगा करके और ऑन किया है, तो यहाँ पर यही स्क्रीन आया है, फर्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर एन प्रेस करने के लिए कह रहा है बूट होने के लिए, तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। एन प्रेस करते ही बूट पे चला गया है, जो पेन ड्राइव लगी हुई है, देखते हैं क्या करता है। दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं विंडोज इंस्टॉल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 20 हजार के अंदर ही जो है थोड़ा बड़ा प्राइसेस वेरी करेगा कि आप कौन सा एसएसडी लगा रहे हैं, कौन सा मदरबोर्ड लगा रहे हैं, कितने जीबी का स्टोरेज लगा रहे हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी जो है वेरी करेंगी। वैसे 15 से 20 हजार के अंदर ये बिल्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी ट्रबल का ये विंडोज 11 इस पर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। और iGPU के साथ में इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, इस पर फुल टेस्टिंग करेंगे। पहले हम जो है इसको विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हम इसका बूटिंग टाइम देखते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं बूट टाइम दिखाया करो। तो आइए देखते हैं कि ये कितने मिनट के कितने सेकंड के अंदर जो है ये बूट हो रहा है। हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1।
इस तरीके से देख सकते हैं करीब करीब ये 28 सेकंड के आसपास में ये हुआ है, एक आध 2 सेकंड इधर उधर हुआ है। 25 से 27 सेकंड के आसपास में जो है ये रिबूट हो गया है, दोबारा से रीस्टार्ट हो गया है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है इस पीसी के लिए। विंडोज 11 हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है बहुत ही परफेक्ट तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई एरर्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंस्टॉल हुआ, पीसी बिल्ड हुआ। बिल्कुल आसान है, आप इसको अपने घर पे जो है आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली सारी चीज मैंने इसके अंदर कवर किया है और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हम लोग दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको मैं यूं ही ट्राई नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि जो विंडोज 11 के साथ में जो पीसी बिल्ड हो रहा है मात्र 15 से 20 हजार के अंदर अंदर, इस पर क्या क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल बारीकियों से जो है हम लोग इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक एक चीज हम लोग प्रॉपर टेस्ट करना चाहते हैं ताकि समझ में आ सके कि आज के डेट में कितना कैपेबल है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और गेमिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सारी चीजें हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ट्राई करेंगे। वीडियो एडिटिंग्स हो गया, सारे सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, कौन कौन सा गेम्स इस पर किस किस लेवल तक आप खेल सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस पर ट्राई करने वाले हैं। इसीलिए एक फुल वीडियो की बहुत ही ज्यादा नीड है। काफी लोग कहेंगे कि इसी के अंदर कर दिए होते, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें बिल्ड भी करना था। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और इसी पीसी पर हम लोग अलग अलग ग्राफिक कार्ड लगा करके भी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस में इनहेंसमेंट मिलता है, अदर ग्राफिक कार्ड कैसे चल पाते हैं इस पर, और साथ में ही हम लोग इस पर स्टॉक ट्रेडिंग भी ट्राई करेंगे। मल्टीपल डिस्प्ले लगा करके स्टॉक ट्रेडिंग का भी हम लोग देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सारी चीजें हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि लेटेस्ट मदरबोर्ड भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 5000 तक के राइजर वाले प्रोसेसर को जो है सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इस पीसी के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी टेस्टिंग के साथ में, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।